मैं मोहम्मद आरिफ हुसैन उप मुख्य पार्षद का प्रत्याशी हूं और आप लोगों से अपील ये है कि 18 दिसंबर को जो पोलिंग है वोट कीजिएगा। मेरा चुनाव चिन्ह पीपल पत्ता है, जो ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 2 पर पीपल पत्ता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मुझे काफ़ी मतों से वोट देकर जिताएं। मैं हर वक्त आप लोगों के सेवा के लिए तैयार हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नगर निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 दिसंबर को पहले चरण में चुनाव होगा, 20 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आने वाला है। आप सब बखूबी जानते हैं कि 10 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन किसी कारणवश के चुनाव को स्थगित कर दिया गया और फिर से दोबारा चुनाव का घोषणा किया गया है। ऐसे में सभी प्रत्याशी डरे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ है और 20 तारीख को उसका फैसला आना है। ऐसे में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि पता नहीं 20 तारीख को क्या होगा, चुनाव में जीतने के बाद भी क्या होगा इसका अभी तक कोई पता नहीं है। इसी सिलसिले में आज हम बात करने आए हैं अररिया के जो उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं आरिफ हुसैन साहब। इनके बारे में मैं बता दूं, पहले भी इन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से बताया है आप सबको कि 41 साल इन्होंने पुलिस में नौकरी की और लोगों को सेवा दिया है, और अब जो है इनका जो है मन बना है राजनीति में आने का। तो यही जानने हम आए हैं कि 41 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद इनको आराम की ज़रूरत है और अब ये राजनीति में आना चाह रहे हैं। क्यों? सबसे सीधी से सवाल यही करते हैं। देखिए, हम 41 साल पुलिस में नौकरी किया, रिटायर के बाद इलेक्शन का डेट खुला और अचानक मन बना लिए कि भाई हम भी बैठ के हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। यदि हमको पब्लिक चाहे तो उनके साथ मेरी ज़िंदगी कट जाएगी और लोगों का सेवा करेंगे। और फिर हमने ये भी कहा कि 8 कैंडिडेट हम उप चेयरमैन में हैं। 8 कैंडिडेट में आप उन्हीं को चुनिए जो हर मामले में जानकार हो, कायदा कानून हो, डिसिप्लिन के अंदर हो और काम करा सके। बहुत जगह नाला रोड वगैरह है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास किसी को एक किस्त मिला, किसी को नहीं मिला। ये चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला था, किसी कारणवश इसको स्थगित कर दिया गया। फिर से अभी बिहार के जाबाज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सिंह और चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश पर फिर डेट मुकर्रर किया है 18 दिसंबर, और हम लोग फिर अपना मेहनत कर रहे हैं। और लोगों को ये डर भी ढुका हुआ है कि 20 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ दायर है, याचिका दायर है, हो सकता है कि कहीं कोई तरह का कैंसिल हो। सब लोग, पूरे बिहार के लोग डरे हुए हैं, प्रत्याशी, वोटर सब, कि क्या होगा। ऐसा होने से पूरे सरकार दोषी ठहराएंगे। सरकार से काफ़ी तकलीफ होगा पब्लिकों को, चूँकि हर जगह पूरे बिहार में आवंटन जो नगर पालिका में जो पैसा आया हुआ, वो पैसा अभी तक काम में नहीं आ रहा है। अगर ये वोट हो जाता या अभी भी हो जाए, जहाँ पर जिसका बाकी बकाया है वो मिल जाएगा, फिर रूट दुरुस्त होगा, नाला बनेगा। यदि ये पैसा वापस फिर सरकार के जाता है तो फिर आगे आने वाला दिन में क्या होगा, भविष्य की बात कोई नहीं जानता। विकास की गति रुकेगी, ये बात है। और हम लोग फिर भी मेहनत करते हैं। इस बीच में लोगों का कहीं कहीं शिकायत हुआ कि लोग वोट मांगने आते थे, अब जब ये कैंसिल हुआ तो कोई नहीं आते हैं। ऐसी बात, शिकायत उसका सही है, लेकिन सब लोग मेहनत किए थे। अभी तो जब कैंसिल हुआ तो फिर भी लोगों से हर प्रत्याशी मिलना जुलना छोड़ा नहीं था। जैसे हम इस बीच में कैद पंचायती किए हैं। पंचायती मेरा हल हो गया है, वार्ड के लोग भी जानते हैं, कोई छुपा हुआ बात नहीं है। भाई भाई की पंचायती, पति पत्नी की पंचायती, जगह जमीन का पंचायती, हमने 1 से 2 बार पंचायती करके पंचनामा बना के किया और दोनों पक्ष मान गए। अभी तक तो माना है और आगे फिर भी इसमें ज़्यादातर हम लगे रहे। तो अगर वोटर मुझे चुने तो इसी तरह से हम हर पंचायती हो या कायदा कानून जो हो, जहाँ किसी के साथ परेशानी हो रही है, झूठा केस में आ रहे हैं, उस केस में भी हम देखेंगे। पुलिस के पास जो केस होता है, पुलिस मजबूर है, उसको नौकरी करना है, पुलिस केस लेता है या इंक्वायरी करता है। देखिए, पुलिस को जो बदनाम करे, अच्छे इंसान है, लेकिन बीच बीच में हम जैसे कहीं नौकरी ड्यूटी करते हैं अपना घर छोड़ करके, वहाँ के समाज का सहयोग से हम ड्यूटी करते हैं। समाज को पुलिस का सहयोग चाहिए और पुलिस को समाज की सहयोग चाहिए।
लेकिन वो समाज के कुछ बिचौलिया लोग आ करके पुलिस वाले को तरह तरह के बात करके कन्विंस करके गुमराह करके इस तरह करते हैं। फिर पुलिस बेचारा क्या करेगा, उसको पॉलिटिशियन जो फ़ोन पर फ़ोन आता है वो मजबूर हो जाते हैं। अगर उनका बात नहीं सुनता है तो पुलिस वाला का बदली, ट्रांसफ़र, 50 शिकायत, झूठा केस मुकदमा, दबाव पर झूठा केस मुकदमा, आखिर उसको परिवार चलाना है, नौकरी करना, हर बात उसके ऊपर दबाव पे मजबूर हो जाता है। फिर भी पुलिस दाएं बाएं देखते हुए अच्छा ही काम करता है। ऐसे आपका काम नहीं किया तो पुलिस बदनाम है, अगर कर दिया तो पुलिस बढ़िया है। आरिफ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप अररिया में सबसे बड़ा मुद्दा किस चीज़ को मानते हैं, कैसे देखते हैं अररिया को? अगर आप आते हैं तो क्या बदलाव होगा अररिया में? बदलाव ये है कि जितने गरीब अपने अपने दुकान चौक चौराहे पर लगाते हैं, अति आक्रमण होता है, तोड़ फोड़ उसका लूटपाट कर दिया जाता है। वो उसके लिए अस्थाई जगह नहीं है। हम तो ये सोचे थे कि अस्थाई जगह कैक जगह है, और ये नॉलेज मेरा है, मेरे पास वो पेपर है, मेरे पास वो नक्शा है कि कहाँ भूमि, सरकारी भूमि खाली है। कोशिश करेंगे फल मंडी वहाँ हो और गरीब उसी से बिक्री होता है, तो अपने परिवार को पालना पोसा, बीमारी, पढ़ाई लिखाई उसी से है। उन लोगों को बाधा पहुँच जाता है, वो काफ़ी कठिनाई है। इस चीज़ के बारे में आज तक कोई नहीं सोचा। अगर आप आते हैं तो विकास की गति में कितनी तेजी आएगी? आएगी। मैं मेहनत करूँगा और अफसरों से मिलूँगा। कुछ नेता जितने हैं, जैसे हमारे प्रदीप बाबू MP हैं, आबिद बाबू MLA हैं, सबसे मिल करके उन लोगों को सहयोग लेकर के इन लोगों के मुसीबत में हम काम आएंगे और इन लोगों को अच्छा ही कामयाबी दिलाएंगे। ये हमारी सोच है। अररिया में सबसे बड़ा एक मुद्दा अभी देखने को मिल रहा है कि अररिया नगर परिषद के पास जो है सार्वजनिक शौचालय नहीं है। लोग बाहर से आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, खास करके महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होता है, और अभी तक शौचालय अररिया में नहीं बना, सार्वजनिक शौचालय। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसको ये बात सही है, कोर्ट कचहरी आते हैं और मर्द लोग तो इधर तितर बितर हो जाते हैं, महिला के लिए काफ़ी कठिनाई है। वो भी ज़मीन है, कोर्ट के अगल बगल भी ज़मीन है। बात यह है कि अगर कुछ बनाया भी है कोर्ट द्वारा या कहीं, उसको गंदा कर देता है। उसके लिए भी वहाँ आदमी उपस्थित चाहिए, जो कि ठीक है 2 रुपया 5 रुपया कैंडिडेट से ले, लेकिन उस पैसे से उसका मेंटेनेंस हो, सफाई हो। हर जगह है, बड़ा बड़ा टाउन में है, आखिर साफ सुथरा होता है। बगल में सिलीगुड़ी जाइए, पटना में भी बहुत जगह है। सफाइयत के लिए वहाँ आदमी, निगरानी के लिए आदमी जरूरी है। ऐसे बना के छोड़ दिया तो गंदा तो होगा। हमने अभी पूर्व में बात किया है नगर परिषद पदाधिकारी भवेश कुमार जी से। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास ज़मीन नहीं है, पर्याप्त ज़मीन जिस पे सार्वजनिक शौचालय बना सके, और अररिया में बस स्टैंड भी कहीं पर नहीं है, जिसके लिए ज़मीन ही नहीं है, तो बनेगा कैसे? तो क्या आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? दोनों को ज़रूरी है। अगर किसी की ज़मीन है, कहीं बिहार सरकार की ज़मीन उसके कब्ज़े में है, उसको पहले नापीकरण करके पेपर हम देंगे, हम DM साहब को पेपर देंगे, कहाँ कहाँ है, पेपर नक्शा देंगे और दिखाएंगे लिया करके। वो ज़मीन को नापीकरण करके जहाँ कमी है उस पब्लिक से सहयोग में ले करके, अगर जिस तरह से हो वहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए। रोड किनारे बस स्टैंड है, काफ़ी कठिनाई है, एक्सीडेंट बराबर ठोकर ठाकर लगता ही है। ये तो ज़रूरी है, बस स्टैंड टाउन से हल्का अलग होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अररिया जो है अभी काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हैं कि अररिया की जो जनप्रतिनिधि है कोई ठीक नहीं है और अररिया भगवान भरोसे चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए भाई, पहले की बात हम नहीं कर सकेंगे। हम जो एक बैग मन बना लिए हैं, अगर हम पब्लिक मुझे चाहा तो मैं पूरा तन मन से लग करके मैं ये 2-3 काम को तो मैं कामयाबी दिलाऊंगा। जी, आप पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और काफ़ी सारे विभाग भी आप जाते हैं। सदर अस्पताल आपके घर के बगल में है, उसकी कैसी स्थिति है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सदर अस्पताल भी हम गए, देखा, कहीं हो हल्ला हो जाता है। असल देखिए, कहीं कोई तरह की कठिनाई, अगर कोई तरह का एक घटना घट जाती है तो पब्लिक को वैसा नहीं चाहिए। डॉक्टर जानबूझ किसी को मारता नहीं है, डॉक्टर किसी को जानबूझ कर मारता है। इलाज के क्रम में अगर कोई मर गया तो पब्लिक मूवमेंट जा करके तोड़ फोड़ कर देता है, तो सरकारी संपत्ति को तोड़ता है। सरकारी संपत्ति को तोड़ने से वो आदमी जिंदा नहीं होगा। डर के मारे, जब ये सब देखते हुए अब हॉस्पिटल जाने से अगर आता है तो डर के मारे हॉस्पिटल विभाग उसको रेफर कर देता है बाहर, क्योंकि सोचता है कि कहीं कोई तरह का घटना घट गया तो फिर तोड़ फोड़ होगा। मजबूरी है, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से किसी की मृत्यु हो। डॉक्टर बचाने के लिए डॉक्टरी पढ़ा है, ना कि किसी को मारने के लिए।
सिविल सर्जन से आपकी मुलाकात इन दिनों हुई है, क्या आपको कोई कमी बताया उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर में कि अभी इन चीज़ों का आना यहाँ पर, हालांकि डॉक्टरों की काफ़ी कमी है, सुबह आप जब जाएंगे तो काफ़ी भीड़ रहती है, तो क्या आप जब आएंगे तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा? देखिए, इसमें देखते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में सब में एक ठो डॉक्टर बैठते हैं, एक ही जगह भीड़ काफ़ी लगी रहती है। इसका काउंटर अलग अलग होना चाहिए, 2-3 डॉक्टर का अलग अलग रूम काउंटर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आए तो कुछ इस काउंटर पर कुछ उस काउंटर पर, ताकि भीड़ की कमी हो, लोगों को आराम हो, समय पर दवाई मिले, समय पर उसका इलाज हो सके। एक ही काउंटर जो रहता है, इसमें सीएस की भी कमी है कि डॉक्टर को उपलब्ध नहीं कराते हैं। डॉक्टर यदि 2-3-4 काउंटर बना दे, बहुत से डॉक्टर हैं यहाँ इम्प्लाइड, काउंटर अगर बना दे तो सुविधा होगा, भीड़ नहीं होगी। हर काउंटर पर 10 आदमी 5 आदमी रहेगा। एक ही काउंटर, हम कई बार गए, एक ही काउंटर पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। एक काउंटर पर जब तक एक बाई एक बात देखते हैं, ताकि डॉक्टर करेगा क्या। काउंटर अगर 2-4 काउंटर बढ़ जाता है तो सब डॉक्टर भिड़ जाएंगे उसको, पेशेंट को देखने के लिए, उसके इलाज में भिड़ जाएंगे। शिक्षा को लेकर के कैसे देखते हैं शिक्षा को आप, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के होता है, और शिक्षा की व्यवस्था अगर आपने घूमा होगा तो देखा होगा कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है, उस पर कुछ कहेंगे आप? शिक्षा की व्यवस्था देखिए, सरकारी आज तक हम तो झूठ नहीं कहेंगे, जितने सरकारी स्कूल है पढ़ाई उतनी नहीं बढ़िया होता है। मजबूर हो करके कॉन्वेंट में दिया जाता है। कॉन्वेंट जो भी है वहाँ बढ़िया पढ़ाई है, रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, और इसमें कौन बच्चा आया नया सरकारी में अपना टाइम गुजारा, दाएं बाएं करके 4 बजे अपना बस्ता संभाला, टीचर लोग घर चले गए। समय पर ना उपस्थित होना, ना बढ़िया से पढ़ाना, ये हम देख रहे हैं। कई स्कूल हम गए थे, देखे कि लापरवाह है, कोई धूप में ठंडा आ गया ना, सब धूप में बैठा रहेगा, बैठ के अपना गप करेगा, बच्चा उधर है, बच्चा उधर है। अरे बच्चे पर ताकीद कीजिए, बच्चा कहाँ है, आप पढ़ाने आए हैं, आपकी घंटी है, कौन घंटी, आप क्या सब्जेक्ट आपका है, उस सब्जेक्ट में पढ़ाइए। इस व्यवस्था की जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये तो शिक्षा विभाग का है, शिक्षा विभाग का। हम लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो टीचर लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग मनमाना आया है तंग करने के लिए, कमीशन खाने के लिए, ऐसी होगी नहीं। शिक्षा विभाग का ये है कि इसमें टाइट है और गुप्त रूप से इसकी इंक्वायरी करे, जहां इंक्वायरी में पकड़े तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि डरे कि पनिशमेंट मिला है, 2 नेता का पैरवी आ गया, अच्छा आइंदा नहीं करेगा, वो खत्म हो गया। सब सोचता है कि हमारा भी पैरवी है, इसी लापरवाह में शिक्षक बढ़िया से पढ़ाई नहीं करते। चुनाव में इतनी देरी हुई है और कहा जा रहा है कि बहुत कम टाइम दिया गया है चुनाव प्रचार के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ऐसे में इतने दूर तक जाना संभव नहीं है, 29 वार्ड है अररिया में। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, अब 6-7 दिन बाकी है, अचानक जो टाइम शॉर्ट दे दिया, कोई भी कैंडिडेट घर टू घर नहीं, उस मरतबा गया था, नहीं जा सकता है। कहीं कैंडिडेट जाते हैं, कहीं उनका वर्कर जाते हैं, इसी तरह से अब लोग चाहे कि कैंडिडेट ही मेरे यहाँ है, तो मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, ये असंभव, समय नहीं है। क्या कहेंगे? और फिर ठंडा, मौसम भी ठंडा हो गया, अब किसी को रात में जगाना, भोर में जगाना, ये भी अजीब सा लग रहा है। उस वक्त मौसम कुछ और था, फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं, हर कैंडिडेट कि सबसे कैसे मिले, बेचैन है, समय पर खाना नहीं खाता है, समय से किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता है, कि हम जितना देर फ़ोन पे किसी के गप करेंगे तो उतना देर 10 घर में हम जाकर के गप करेंगे, उनकी सुनेंगे, उसकी कठिनाई सुनेंगे, यही बात है। अररिया को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए क्या प्लान है आपके पास? ये प्लान तो दिमाग में बहुत है, लेकिन पहले इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन स्थगित नहीं हो तो तब फिर दिमाग इसमें लगाया जाएगा कि किस तरह से सुंदरीकरण बनाया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया। अभी मेरी बात हुई अररिया के उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी आरिफ हुसैन साहब से। इन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। अगर जनता इन पे भरोसा करती है तो इन्होंने काफ़ी सारे वादे किए हैं, अगर जीतते हैं तो इन्हीं वादों को याद दिलाने फिर हम इनके पास आएंगे और इनसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। नमस्कार।